पानीपत के अंदर जो है किसान नेता पहुंचे हैं। नई रणनीति यहां पर तैयार की जा रही है, जिसको लेकर के हम तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। यहां पर हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य जो है अभिमन्यु कुआड़ हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य है और लगातार जो है किसानों का आंदोलन जो 10 महीने से चल रहा है, उनसे तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। अभिमन्यु जी, आज मुख्य उद्देश्य जो पानीपत में बैठक की जा रही है, क्या रणनीति है, क्या फिर जिला स्तर पर इसको संयुक्त किसान मोर्चा को एक संगठन के तौर पर तैयार किया जा रहा है, क्या मुख्य? देखिए, जो आज का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि 12 तारीख को जो लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में शहीद किसानों की अंतिम अरदास हुई, वहाँ पे एक फैसला लिया गया था कि पूरे भारतवर्ष में शहीद किसानों की अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। तो हरियाणा में वो यात्रा किस तरीके से निकाली जाएगी? हरियाणा में जैसे 3 यात्रा प्लान हुई हैं। एक सिरसा से जाएगी टिकरी बॉर्डर, एक पंचकुला से आएगी सिंगू बॉर्डर, एक फिर एलनाबाद उपचुनाव के जो तमाम गांव हैं वहाँ पे जाएगी। तो अभी एक ये रणनीति है। तो इसमें जिले जिले में हर जिले का वहाँ के जो तालमेल पूरी कमेटी है, सभी संगठन है, उनका क्या विचार है, वो अपने जिले में किस तरीके से करना चाहते हैं, क्या स्वरूप हो उनके जिले में, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन मजबूत किया जाए जिससे आंदोलन और भी ज़्यादा मजबूत हो। तो इस पर चर्चा करने के लिए एक ये बैठक बुलाई गई थी। अब लखीमपुरी में जिस तरह से नरसंहार हुआ और उसको लेकर के दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो है पीट पीट करके मार दिया गया, उसको लेकर के बयानबाजी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नहीं है, कोई ऐसी सहानुभूति नहीं है, उसको लेकर के क्या कहें? देखो, किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके प्रति निश्चित तौर पे हम संवेदना प्रकट करते हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जिनकी मृत्यु हुई है, हमारे पास ऐसे वीडियो और फोटो एविडेंसेस हैं जिसमें हमने उनको जिंदा पुलिस को सौंपा है। अब ये खुद अपने आप में एक जांच का विषय है कि जिन लोगों को, जिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिंदा हालत में बिल्कुल ठीक ठाक पुलिस को सौंपा गया, उनकी अचानक से मृत्यु कैसे हो गई, इसका सच तो जांच के बाद ही निकल के आएगा। और प्रशासन पे बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। हमारे किसान बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और हमारे किसानों ने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, किसी गाड़ी पे पत्थर नहीं मारा, किसी गाड़ी पे डंडे नहीं मारे। वो पूरे वीडियो एविडेंसेस सामने आ गया। अभी मैं खुद 3 दिन तक लखीमपुर खीरी में था, निघासन में, तिकुनिया के आसपास के इलाकों में, पलिया में हम वहाँ पे थे। तमाम परिवारों से मुलाकात की, जो किसान घायल हुए हैं उनसे मुलाकात करी। तो एक तरीके का ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था और मैं इसको कोई घटना या हादसा नहीं मानता। ये किसानों के ऊपर बीजेपी के गुंडों द्वारा किया गया आतंकी हमला था। जिस तरीके से 25 तारीख को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने धमकी दी कि हम औकात बता देंगे, लखीमपुर खीरी से बाहर निकलवा देंगे, और उन्होंने कहा कि हम विधायक और सांसद बनने से पहले क्या थे ये सब लोग जानते हैं, औकात दिखा देंगे, 2 मिनट में खाली करा देंगे। तो इस तरीके की जो एक भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा था गृह राज्य मंत्री द्वारा, वो भाषा एक गृह राज्य मंत्री की नहीं हो सकती है। और यदि उस दिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संज्ञान लिया होता कि उनका गृह राज्य मंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और उन पर लगाम लगा के उनके ऊपर कार्रवाई की होती, तो शायद ये 3 तारीख वाला नरसंहार ना हुआ होता। और अभी सारी चीजें साफ आ रही हैं। अभी आशीष मिश्रा है, जो उनका बेटा है अजय मिश्रा का, उसकी 3 दिन की कस्टडी रिमांड है। यदि उसकी ठीक तरीके से रिमांड ली जाती है तो वो तोते की तरह सारी चीजें उगलेगा, वो बताएगा सारी चीजें। अभी उसे जब पूछा गया पूछताछ में कि 2/26 से 3/30 तक आप कहाँ थे, आप एविडेंस दिखाइए, आप प्रूफ दिखाइए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, अभी तो एक एक करके आएंगी। हम जब वहां पे थे तो जो रमन कश्यप, जो पत्रकार जो शहीद हुए, उनके परिवार से मिले तो उनके परिवार ने साफ कहा कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी और कुछ खासकर गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स उन पे आके ये बार बार दबाव बना रहे थे। उन्होंने बाकायदा नाम लिया, पत्रकार का नाम लिया, उन्होंने न्यूज चैनल्स का नाम लिया कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप अपनी एफआईआर में बदलाव करवा के ये कहिए कि किसानों ने पत्रकार को मार दिया। जबकि उन्होंने साफ कहा कि हम सच के रास्ते पे खड़े रहेंगे, हम न्याय के रास्ते पे खड़े रहेंगे, क्योंकि हम खुद भी एक किसान हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने कुछ नहीं कहा, बल्कि गाड़ी के नीचे उनको कुचला गया, उनकी पूरी बॉडी पे निशान है वो। तो इस तरीके का जो एक ये दबाव बनाया जा रहा है वहाँ पे, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। हरियाणा के अंदर यदि बात की जाए, या तो रास्ता खोलने की बात बार बार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अभी हाल ही में दूसरी बात की जाए प्रोक्योरमेंट की, एक एक दाना खरीदा जाएगा इस तरह का दावा। लेकिन बाजरे की बात की जाए, तमाम अभी जो प्यार की यदि बात की जाए, धान की फसल, उसमें भी नमी के नाम पर अभी भी पूरी तरह से एमएसपी पर खरीद नहीं हो पा रही है। तो इसको लेकर के क्या कहें? देखो, ये जहाँ तक बात है रास्ता खुलवाने की, तो रास्ता हमने कहीं भी रोका नहीं हुआ है।
दोनों रास्ते खुले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आगे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाई हुई है, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक लगाए हुए हैं। तो ये बात तो दिल्ली पुलिस से पूछी जानी चाहिए जो केंद्र सरकार के अंडर में आती है कि उसने रास्ता क्यों रोका हुआ है। हाँ, ये बात ठीक है कि एक तरफ की सड़क का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उस पर 2.5-3 फीट के गड्ढे हैं। वो गड्ढे हमने तो करे नहीं, वो गड्ढे ठीक कराना हमारा काम नहीं, वो गड्ढे ठीक कराना सरकार का काम है। सरकार वो गड्ढे ठीक करा लें, सरकार उस सड़क को ठीक करा ले, सरकार उसको इस्तेमाल करना चाहती है, इस्तेमाल कर सकती है। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो सरकार कहती थी एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, अब उसकी पोल बढ़िया तरीके से खुल गई है। अब बाजरे की खरीद देख लो किस तरीके से हो रही है। उन्होंने कहा कि हम 600 रुपया प्रति क्विंटल देंगे हम भावांतर भरपाई योजना के तहत, लेकिन उसका एमएसपी 2250 रुपया है। आज बाजरा 1100 रुपये बिक रहा है। पहली बात तो 600 रुपए किसी को मिलने नहीं, अगर दे भी दिए तो भी 1700 रुपए हो गए, तो 550 रुपया प्रति क्विंटल तो जब भी एमएसपी से कम रह गया ना, तो कहाँ गए वे लोग? किस बिल में छिपेंगे वो लोग जो कहते थे एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा? अब क्या किया जा रहा है? इस समय जब हार्वेस्टिंग हो रही है फसल की, जब फसल को काटा जा रहा है, उस समय मैसेज आ रहे हैं कि आपके खेत में बाजरा से बदल के बाड़ी कर दी गई, कपास कर दी गई, मतलब नरमा जिसको बोलते हैं, हाँ उसको बदल दिया। सॉफ्टवेयर इनका, सब कुछ सिस्टम इनका। किसी का धान बदल दिया, क्यों बदला? ताकि 600 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा ना देना पड़े। तो जो 500 करोड़ रुपए में हम आज ही ये घोषणा कर रहे हैं, आज ही हम पक्का दावा कर रहे हैं पूरी उसके साथ विश्वसनीयता के साथ, ये आने वाले समय में आप देखिएगा, ये 500 करोड़ रुपए जो भावांतर भरपाई योजना के तहत दिए जाने का ऐलान किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला होके सबके सामने आएगा। पूरी सरकार उस 500 करोड़ को निगल जाएगी। आ जाते हैं हरियाणा के अंदर उपचुनाव है इलाहाबाद में, और उसको लेकर के एक बार तो ये भी ह्यूमर फैला कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक जो है कैंडिडेट उतारा गया है। हाल ही में गोविंद कांडा का आज की यदि बात की जाए, ताज़ा अपडेट है कि कई गाँव के अंदर अब विरोध किया गया है। तो साथ के साथ ये नहीं है कि किसी को सपोर्ट किया जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से या कुछ और ऐसी, इस बारे में? देखो, संयुक्त किसान मोर्चा का बिल्कुल साफ स्टैंड है, हम क्लियर कर देना चाहते हैं। हमारी बाकायदा मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि संयुक्त किसान मोर्चा ना तो कोई कैंडिडेट उतार रहा है इलाहाबाद उपचुनाव में, ना ही किसी कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहा है। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, भाजपा, जजपा और हलोपा का जो कैंडिडेट है गोविंद कांडा, उसका खुल के पूरा विरोध किया जा रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से विरोध किया जा रहा है, उसको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और उसको लेके हमारा मिशन जीरो चल रहा है। एक तरीके का आप ये समझ कह सकते हैं उसको। हम उसको कम से कम वोटों के ऊपर उसको सीमित कर देंगे। उसको उनके कहते हैं ना, गांव में उनका झोला पकड़ने वाले जो एजेंट होते हैं, उनको वो एजेंट तक नहीं मिलेंगे, ऐसी उनकी स्थिति बना दी जाएगी। लेकिन राजनीति से डायरेक्ट तौर पे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये इससे क्या मैसेज जाता है कि अब की बार ना जेजेपी ने उम्मीदवार उतारा ना बीजेपी, क्या कैंडिडेट टिकट लेने के लिए तैयार नहीं थे? किस तरह से देखते हैं आपकी दूसरे? जो ये कांडा परिवार है, इनका जो इतिहास रहा है, जो गीतिका शर्मा केस में जो पूरे इनके ऊपर आरोप लगे थे और उसके बाद अन्य चीजों में आरोप लगे, तो इनकी जो छवि है वो एक तरीके की बाहुबली टाइप की उस क्षेत्र में छवि है। तो इनको ये लगा, भाजपा जजपा, इनको सबको समझ में आ गया कि कोई इनकी टिकट को पकड़ने वाला नहीं है। ये किसी को टिकट देते तो 100% वो टिकट उल्टा लौटाने वाला था, तो इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली थी। इसलिए इन्होंने मिलजुल के एक बाहुबली को इन्होंने वो टिकट दे दी वहां पे कि आप टिकट लड़िए। अब सवाल ये होता है कि जो दिग्विजय चौटाला गीतिका शर्मा वाले केस में न्याय दिलवाने के लिए नारेबाजी करते थे, इनकी आलोचना करते थे, गोपाल कांडा के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते थे, वही दिग्विजय चौटाला आज उनको अंकल कांडा बोल रहे हैं। तो ये किस लेवल तक गिरेंगे? ये उसको चाचा बोल रहे हैं, किस हद तक गिरेंगे? बिल्कुल बेशर्मी की सभी हदें पार करने पर ये तुले हुए हैं ये लोग। इनको एक बात समझना चाहिए, एक ताऊ देवीलाल थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था समाज के लिए, और ये लोग उप मुख्यमंत्री के पद पे ऐसे चिपटे हुए हैं कि सारी इंसानियत, सारी नैतिकता, सारी मानवता भुला दी इन्होंने। अरे कुछ तो सतर रखना होगा, कुछ तो एक न्यूनतम चीज रखनी होगी। कुछ भी कह देते हैं। दिग्विजय चौटाला को किसी चीज की समझ है नहीं, किसी को भी कह देते हैं कि हमसे डिबेट करने में आ जाओ। अरे आपका लेवल क्या है डिबेट करने का? क्या नॉलेज है आप लोगों को? शराब घोटाला कर दिया, इस चीज की नॉलेज है आपको। और चीजों में घोटाला कर दिया, धान घोटाला कर दिया, इस चीज की नॉलेज है आपको। कानूनों का ABCD मालूम है? इन कृषि कानूनों में कितने पेज हैं? पहले कानून का नाम क्या है? दिग्विजय चौटाला बता सकते हैं ये नाम? MSP गारंटी पे 2011 में मोदी ने कहा था मुख्यमंत्री के तौर पे कि कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते कि MSP गारंटी देश के किसानों के लिए होनी चाहिए। आज उससे मना कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मोदी भी उनके दिग्विजय चौटाला के कुछ अंकल वंकल ही लगते होंगे, अंकल या ताऊ लगते होंगे। तो ये बता दें कि इनका ये अंकल या ताऊ इस तरीके से क्यों कर रहा है।
इनका कोई लेवल नहीं है, इनका कोई बातचीत करने का, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो कहते थे ना भी एक एक प्रोक्योरमेंट जो एक एक दाने की प्रोक्योरमेंट जो है हमारी सरकार गठबंधन की सरकार करेगी, इस तरह के बयान जो है इस्तीफा दे देंगे नहीं तो। देखो, मैंने पहले कहा कि इन लोगों से मानवता नैतिकता की उम्मीद करना हमारी तरफ से ही बेईमानी होगा एक तरीके से, क्योंकि ये लोग सभी चीजों को पार कर चुके हैं, बेशर्मी की सभी हदें पार कर चुके हैं। तो कोई खरीद नहीं हो रही है, किसान मंडी में लुट रहा है। इनकी तो साजिश ये थी कि ये धान की खरीद को और भी लेट करना चाहते थे, वो तो किसान संगठनों के दबाव में आके इनको फैसला लेना पड़ा, लेकिन उसमें भी तरह तरह की अड़चने डाली जा रही हैं। कभी क्वालिटी खराब बता दी गई, कभी और कुछ कर दिया गया। तो कुल मिला के ये खरीद को बंद करना चाहते हैं, खरीद को ये रोकना चाहते हैं। तो अब आगामी रणनीति क्या है संयुक्त किसान मोर्चा की? जैसे कि अब बताया जा रहा है कि रेल रोको आंदोलन भी है और चीजें क्या कार्यक्रम ये है। अभी यहाँ पे एक जो शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा, उसकी रणनीति बनेगी, वो बड़े व्यापक तरीके से होगा। उसमें लाखों किसानों का जनसैलाब होगा पूरे हरियाणा में। और उसके अलावा 18 तारीख को 6 घंटे के लिए रेल बंद की जाएगी, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। और अभी एक जो 15 तारीख का कार्यक्रम दिया गया था, वो कुछ जगहों पे 15 को, कुछ जगहों पे 16 को, कुछ स्थानीय कंडीशंस के आधार पे होगा, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के इनके पुतले जलाए जाएंगे। और उसके बाद 26 तारीख को हमारी मिशन यूपी के तहत लखनऊ में एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत होने वाली है। ये महापंचायत मुजफ्फरनगर महापंचायत से भी बड़ी होगी। कल भोजन दिवस है और किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। भोजन का सीधा सरोकार हर व्यक्ति से है और किसान से है। उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे कि कल जिस तरह से भोजन दिवस और किसानों का जो संघर्ष है उसको भी... मैं ये कहना चाहूंगा, पूरे देश के जिंदा जमीर लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आपका जमीर जिंदा है तो घरों से बाहर निकलिए। यदि आज आप घरों से बाहर नहीं निकले तो जिन 5 किसान पुत्रों को लखीमपुर खीरी में इन बेलगाम राजनेताओं ने अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल दिया, ठीक उसी तरीके से कल को हर उस आदमी को ये कुचलने का प्रयास करेंगे जो हक की बात करेगा, जो न्याय की बात करेगा, जो सच की बात करेगा। इसलिए जरूरी है, आप भी किसान के खेत की रोटी खाते हैं, अपने घर से बाहर निकलिए और न्याय के लिए आवाज उठाइए। कल दशहरा भी है, उसको लेकर के देखिए, जो दशहरा है वो बुराई पे अच्छाई की जीत का एक पैगाम है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री के आज के रावण यही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री 21वीं सदी के रावण है भारत के लिए। खट्टर आज के रावण है, तो उनका पुतला दहन किया जाएगा और बुराई पे अच्छाई की जीत की एक शुरुआत होगी। तो ये थे अभिमन्यु कुहाड़ और उन्होंने तमाम बातों पर चर्चा जो है इलाहाबाद की हो, लखीमपुर खीरी की, तमाम जगह की उन्होंने जो है बात कही और आगामी रणनीति क्या है उसके बारे में भी बताया। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।